आज का मानव अधिकार है। तो कई विद्वानों ने यह कहा कि चूंकि इंसान इंसान है, व्यक्ति एक व्यक्ति है, और इस नाते उसके कुछ ऐसे अधिकार हैं जो बाई वर्च्यू नेचुरली उसके साथ है या उसे मिले हुए हैं, उसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया का कोई व्यक्ति उन अधिकारों को उससे नहीं छीन सकता। उसी में से जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ऐसे अधिकार, राइट। तो ऐसे अधिकारों को, वो अधिकार जो किसी व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों को ह्यूमन राइट कहा गया, मानव अधिकार कहा गया। जरा सा देखिए, हमने जो नोट्स आपको दिया है कि मानव अधिकार वैसे अधिकार हैं जो हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये मनुष्य होने के नाते हमारा रिवार्ड है यह अधिकार। राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग यानी रेस, धर्म, रिलीजन, लैंग्वेज या किसी अन्य स्थिति की परवाह किए बिना ये हम सभी के लिए सार्वभौमिक अधिकार है। यानी चाहे कोई किसी देश का हो, कोई किसी धर्म का मानने वाला हो, कोई किसी भाषा को बोलने वाला हो, कोई किसी जाति का हो, कोई किसी रंग का हो, इन तमाम इन सीमाओं से बंधे बिना कुछ अधिकार हैं जो हम सब के लिए हैं और सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। यहाँ ये जो वर्ड देखिए, ये जो वर्ड होता है ना सार्वभौमिक, सार्वभौमिक इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का मतलब होता है कि इस संसार के इस कोने से उस कोने तक हर जगह इक्वली लागू हो। तो मानव अधिकार का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप इंडियन हैं या नहीं हैं। मानव अधिकार का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अमेरिकन हैं या नहीं हैं। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन से धर्म को मानने वाले हैं, कौन सी भाषा बोल देते हैं, कौन सा रंग है आपका, कौन सी जाति है आपकी। बस केवल आप मनुष्य हैं, इतना काफी है। और ह्यूमन राइट आपके साथ है, या मानव अधिकार नाम के जो अधिकार हैं वो आपके हैं, और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इनमें सबसे मौलिक, देखिए इनमें सबसे मौलिक जीवन के अधिकार से लेकर, राइट टू लाइफ से लेकर, जीवन के अधिकार से लेकर वे अधिकार शामिल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। एक तो जीवन का अधिकार, यानी आपका ये जीवन है, आप जिए, आपको आपके जीवन से कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो जीवन के अधिकार से लेकर के वे सभी अधिकार शामिल हैं जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट आपको पूछ दिया जा सकता है। यानी इस पेज में, अभी जो पेज पहला जो आपका स्लाइड था, इस स्लाइड में हमने केवल मानवाधिकार को इंट्रोड्यूस किया है, और क्वेश्चन के लायक सिर्फ यही एक पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय या विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले स्लाइड में। वर्ष 1948 के, ये 10 दिसंबर 1948 की बात हो रही है कि उस उपलक्ष्य में, मतलब यह वर्ष 1948 के उस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएन जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। मतलब एक ऐसी घोषणा पत्र जो मानव अधिकार के विषय पर था और जो यूनिवर्सल था, यानी पूरे वर्ल्ड पर इक्वली इंप्लीमेंट होने वाला एक था। इसको कह देते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, यानी मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र। इसको यूएन जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया, अपनाया, और इसीलिए इसी दिन से इस 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। समझ में आई मेरी बात? यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय विधेयक का एक हिस्सा है। कई क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ जिनेवा में इसका मुख्यालय है,
और मानव अधिकारों के उच्चायुक्त के कार्यालय ने मानव अधिकारों के प्रचार संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अग्रणी जिम्मेदारी निभाई है। ठीक है, तो याद रखना है 2-3 बातें। ये सारी चीजें भी बस इंट्रो चल रहा है, सारी चीजें हम अभी आपको बताएंगे डिटेल में, घबराना नहीं है। अब यहां से आ जाइए मेरा अपना नोट्स। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन राइट, मानव अधिकार हैं क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एक बात आपको बता दूं, एक विद्वान हुए, एक फिलोसफर हुए रूसो। रूसो ने ही पहली बार प्राकृतिक अधिकार का इस संकल्पना को दिया था। इन्होंने कहा कि नेचुरली मनुष्य का मनुष्य के रूप में जन्म होने के साथ ही कुछ उसके अधिकार उसके साथ जुड़ जाते हैं, ये उसके प्राकृतिक अधिकार है। रूसो ने कहा या लॉक ने कहा? रूसो नहीं कहा शायद, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको कंफर्म होना चाह रहा हूं। एक सेकंड है ना। थोड़ा सा मैं देख ले रहा हूँ उसको, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इस वक्त। हम्म, किसने कहा, किसने कहा? किसने कहा? हम्म, किसने कहा जी? नहीं समझ पा रहा हूँ ना। अच्छा चलिए, इसको देख लिया जाएगा। लॉक है या रूसो है, इन्हीं दोनों में से कोई है ना। एक नेचुरल राइट या प्राकृतिक अधिकार के बारे में बातें की, और वही प्राकृतिक अधिकार बाद में भविष्य में मानव अधिकारों के रूप में देखा गया। होता और भी कुछ है। जब 1939 से लेकर के 1945 तक, 1939 से 1945 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसी बीच दुनिया ने ऐसे नरसंहार को अपने आंखों के सामने देखा कि लगा कि ये तो बेहद अन्याय है, ये तो बेहद गलत है, लोगों के साथ हुआ है। और तभी इस अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऐसे कई लोगों ने इस प्रकार की कंसेप्ट्स का बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, एक इंसान चूंकि इंसान है इसलिए उसके कुछ अपने राइट्स हैं। ठीक है, ये सारी बातें शुरू हो गई, इन सारी चीजों में डिस्कशन शुरू हो गया। और 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर लाया गया, यानी एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएन चार्टर में मानव अधिकारों के बारे में जिक्र कर दिया गया कि मानव अधिकारों की रक्षा विश्व समुदाय को करनी चाहिए। ऐसे 1945 में जैसे ही आफ्टर द वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन स्टेब्लिश हुआ, उसके बाद ही यूएन चार्टर में मानव अधिकारों के बारे में बात कर दी गई पहली बार। ठीक है, उसके बाद ये मामला 1948 में, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया है कि यूडी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, इसको कहते थे, संयुक्त मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, ये 10 दिसंबर 1948 को है। और इस घोषणा पत्र में कुल मिलाकर के 30 अलग अलग राइट्स, 30 अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में बात की गई, आर्टिकल्स के बारे में बात की गई, हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल मानव अधिकार की परिभाषा क्या है, मानव अधिकार किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए देखिए हमारे पास दो सोर्सेस। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इसको एक बार परिभाषित कर दिया, और हमारा
अब हमारी सरकार ने मानव अधिकारों को लागू करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को इम्प्लीमेंट किया है, लाया है, एक कानून इस दिशा में लाया गया है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993। ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। हमने अभी जो कहा ना कि मानव अधिकार के भाग 2 में इंडिया में मानव अधिकार को लेकर के क्या कुछ हुआ है उस पर, तो इस पर जो डिटेल चर्चा हम करेंगे पार्ट 2 में, इस एक्ट पर, इस अधिनियम पर। फिलहाल अभी केवल इस अधिनियम को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि मानव अधिकारों को की परिभाषा के संदर्भ में कि कैसे इसको परिभाषित किया जाए, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इस प्रश्न का अगर जवाब चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये कहा कि वे अधिकार मानव अधिकार कहे जाएंगे यदि उनमें 3 विशेषताएं हैं। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा लाइन सेंटेंस लिखने में गड़बड़ी है, मतलब ऐसे अधिकार मानव अधिकार कहे जाएंगे यदि उनमें यह 3 विशेषताएं हों या हैं। क्या क्या? सबसे पहली विशेषता इनहेरेंट होना चाहिए वो अधिकार, इनहेरेंट राइट्स होना चाहिए, यानी जन्मजात अधिकार अगर है वो, उस अधिकार की विशेषता यह है कि यह जन्मजात है, जन्म से ही मिलता है, बाय बर्थ किसी को मिल जा रहा है। तो दूसरी विशेषता नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसको हस्तांतरणीय नहीं है, गैर हस्तांतरणीय, मतलब मेरे अधिकार मैं किसी और को दे नहीं सकता, उसको मुझे ही उन अधिकारों को एंजॉय करना है, एंटरटेन करना है, मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड द नॉन नॉन चेंजेबल है, यानी गैर परिवर्तनीय, उन अधिकारों में किसी प्रकार का हम अब परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर अधिकार, कोई एक राइट, कोई एक अधिकार ऐसा है जिसमें 3 गुण है, समझ लीजिए। ये थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड में चलते हैं, हमारे पास 2 ब्लैंक स्लाइड है। हाँ देखिए कि अगर राइट है, अधिकार है, और इसमें 3 गुण हो, 3 गुण हो, कौन कौन? तो एक तो ये जन्मजात हो, मैंने बाय बर्थ मिला हुआ है। दूसरी बात कि ये गैर हस्तांतरणीय हो, यानी किसी और को तो हम नहीं दे सकते। और तीसरी बात यह गैर परिवर्तनीय हो। अगर ये तीनों खूबियां हैं तो वैसे सभी अधिकार, ऑल दोज राइट्स जो इस प्रकार इन तीनों विशेषताओं को अपने आप में समाहित किए हुए हैं, वो सारे के सारे अधिकार ह्यूमन राइट कहे जाएंगे, ह्यूमन राइट कहे जाएंगे। ध्यान रखना है, कंसेप्ट को समझिए। हो सकता है कंसेप्ट पे आधारित आपको प्रश्न दे दे, वो भी टिक कर लेना है, सही कर लेना है। हो सकता है तथ्य आधारित प्रश्न दे दे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे दे, तो भी आपको सही करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये बात कहा। आइए ये देखिए, 2011 में यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो, इफ द राइट्स आर इनहेरेंट राइट्स, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स एंड नॉन चेंजेबल राइट्स, देन द राइट्स आर सेड टू बी द सेट ऑफ ह्यूमन राइट्स। राइट, मतलब अगर इन अधिकारों में ये तीनों खूबियां हैं तो फिर हम उसे मानव अधिकार कहेंगे। हमने पहले ही कहा ना कि मनुष्य मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया तो ये अधिकार है उनको, तो जन्मजात तो होगा ही। अब देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में क्या कहता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो पूछा हुआ प्रश्न है, यहीं से मैं बता दूं, ये पूछा हुआ प्रश्न है। क्या पूछा हुआ प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से धारा में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है। और आंसर आप एकदम धड़ल्ले से लगाएंगे, धारा 2D। क्या लगाएंगे? धारा 2D। क्या लगाएंगे? धारा 2D, आर्टिकल 2D। ठीक है, आगे फिर से एक बार याद रखना है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन सी धारा में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2D। बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर पूछा जा सकता है। और अब आइए कि इसमें आखिर क्या क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कोई अधिकार तब मानव अधिकार कहा जाएगा या होगा जब उसमें भी 3 विशेषताएं, इस ये भी कह रहा है कि इसमें 3 खूबियां। क्या क्या? नंबर 1, यह संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान प्रदत्त हो, यानी जिसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन हो। समझ में आ रही मेरी बात?
संविधान के द्वारा प्रदत्त हो, मतलब संविधान ने अगर कोई आपको अधिकार दिया है, मानव अधिकार है। नंबर 2 कि जो अंतरराष्ट्रीय संविदा का भाग हो, इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल कन्वेंशन का भाग हो, अंतरराष्ट्रीय समझौते का हिस्सा हो। पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ने एक संविदा, एक समझौता के तहत ये तय कर दिया कि ये अधिकार मानव को मिलने चाहिए, तो वो भी मानव अधिकार के रूप में शामिल किए जाएंगे। और नंबर 3 कि न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। द राइट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अगर न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, अंतरराष्ट्रीय संविदा का हिस्सा हो, या संविधान के द्वारा कुछ अधिकार प्रत्याभूत हो, तो उन अधिकारों को हम मानव अधिकार कहेंगे। तो कुल मिलाकर के मानव अधिकारों के बारे में जो हम चर्चा अभी कर रहे थे, जो हमारी आपसे बात हो रही थी, जरा आइए, ये अभी बात हुई है। तो अगर हम मानव अधिकारों की खूबियों को लिखें कि मानव अधिकार की विशेषताएं क्या है, अगर इन बातों को लिखूं तो यहाँ पे आपके पास 6 पॉइंट तो ऑलरेडी मिल गया। एक पॉइंट आपको यहां से मिला कि ये जन्मजात होगा, राइट। एक पॉइंट आपको ये मिल गया कि ये गैर हस्तांतरणीय होगा। एक है कि यह गैर परिवर्तनीय होगा। अब देखिए अगला पॉइंट, यह संविधान प्रदत्त होगा, जिसको हमने कहा संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, प्रदत्त होगा। पांचवा पॉइंट हमने ये कहा कि ये किसी अंतरराष्ट्रीय संविदा द्वारा का हिस्सा हो, अंतरराष्ट्रीय संविदा का भाग हो, या भाग होता है। और छठा पॉइंट हमने ये कह दिया कि क्या हो, छठा पॉइंट अभी हमने क्या बात करी, जन्मजात हो, गैर हस्तांतरणीय हो, गैर परिवर्तनीय हो। थोड़ा सा देख लीजिएगा, गैर परिवर्तनीय, ठीक से इसको लिख लीजिएगा, है ना, गैर परिवर्तनीय हो। इसके अलावा संविधान प्रदत्त हो, अंतरराष्ट्रीय संविदा का भाग हो, और ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, प्रवर्तनीय हो। करेक्ट। तो देखिए यहां से 2-3 बातें और निकल करके सामने आ रही, जरा उसकी ओर मैं आपसे चर्चा कर दूं उसके बारे में। पहली बात तो ये कि इसका मतलब अगर इस पॉइंट को हम और एलोबोरेट करें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट के और एलोबोरेट करें, ये 2 पॉइंट को, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि संविधान प्रदत्त होने का मतलब ये है कि भारत के संविधान में जो भाग 3 है, भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, ये मौलिक अधिकार भारत के संदर्भ में क्या है, तो मानव अधिकार है। भारत के संदर्भ में ये ह्यूमन राइट है, क्योंकि भारत का ही कानून मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ये कहता है कि वे अधिकार जो संविधान प्रदत्त हों। तो संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के सारे अनुच्छेद जो हैं हमारे, वो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, अतः यह मानव अधिकार की श्रेणी में आता है। तो भारत में याद रखिएगा, भारतीय संविधान में याद रखिएगा कि मानव अधिकार के नाम से कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार ही मानव अधिकार है। इस पॉइंट को तो पहले बात आप एकदम क्लिक कर लीजिए। अगर स्टेटमेंट पूछ दे कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार ही मानव अधिकार हैं, करेक्ट आंसर। दूसरी बात देखिए, न्यायालय में प्रवर्तनीय न हो, तो आपको पता है प्रवर्तनीय हो, इसका मतलब याद रखिएगा कि भाग 4 जो है वो भी अधिकार है, डीपीएसपी। अगर आप हमारा पॉलिटी वाला जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल में ही पड़ा हुआ होगा डीपीएसपी पे एक स्पेशल चैप्टर ही। तो भाग 4 जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हो सकता। इसका मतलब डीपीएसपी में उल्लिखित जो है वो भाग 4 डीपीएसपी जो है वो ह्यूमन राइट का भाग नहीं है, क्योंकि इन्हें न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। द डीपीएसपी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, याद रखिएगा। तो
ये है मानव अधिकार। अब मुझे ऐसा लगता है मतलब मुझे जहां तक समझ में आई कि आपको अगर मानव अधिकार की के इंट्रोडक्शन में, अगर मानव अधिकार के परिचय में कुछ बोलना पड़े तो आपके पास, आप समझ गए होंगे कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या बात करनी है। मानव अधिकार को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, मानव अधिकार की विशेषताओं को भी बता सकते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में कौन मानव अधिकार है नहीं है, इन बातों को भी आप जिक्र कर सकते हैं। तो ये है मानव अधिकार। चलिए अब और आगे बढ़ता हूं। तो ये हुआ मानव अधिकार का परिभाषा। ठीक है, अब विकास क्रम में अगर आप जाएंगे तो जैसा हमने अभी आपसे कहा कि 1945 में यूएन चार्टर में पहले तो मानव अधिकारों की बात की गई। 1948 जो 10 दिसंबर की भी बात हो रही थी, 10 दिसंबर 1948, यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर जिसको बोल देते हैं, ये आपने देखा है ना। ये अभी यही है, ये देखिए, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा, घोषणाधिकार हमने लिखा, मानवाधिकार घोषणा पत्र, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, इसी को कहते हैं सार्वभौमिक, यानी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, है ना। इसको यूडीएचआर बोल सकते हैं, यूएचआरडी बोल सकते हैं, जो बोलना है, ठीक है ना। तो ये 1948 में आया। परिभाषा क्या है वो आपने देखा। इस क्रम में अब चलिए थोड़ा सा यूडीएचआर को यहीं पे देख लेते हैं कि क्या बातें हैं। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इसके पहले एक और घटना घटी है 1946 में, और 1946 में ये हुआ है कि यूएन ह्यूमन राइट कमीशन एक बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग बनाया गया 1946 में। इन्हीं की ये जिम्मेदारी थी कि आप क्या करिए कि मानव अधिकारों से संबंधित एक ड्राफ्ट तैयार करिए। उसी ड्राफ्ट को उन्होंने एक साल के अंदर में तैयार किया, और वही ड्राफ्ट 10 दिसंबर 1948 में आकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की प्रस्ताव संख्या कौन सा है? 217, प्रपोजल नंबर 210, याद रखिएगा, प्रस्ताव संख्या 217। तीसरा पॉइंट कि 10 दिसंबर 1948 को इसको स्वीकृत किया गया, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। और यह समझौता हुआ था, यह मीटिंग हुई थी पेरिस में। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कहां यूडीएचआर को, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को कहां स्वीकार किया गया था, कहां अडॉप्ट किया गया था। और इस घोषणा पत्र में याद रखिएगा मानव अधिकारों से संबंधित 30 अलग अलग आर्टिकल्स हैं, 30 अनुच्छेद हैं। तो प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले एक तो किसने स्वीकार किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कौन सा प्रस्ताव संख्या था? 217। कब प्रस्ताव पारित हुआ? 10 दिसंबर 1948। कहां? पेरिस में। और इसमें कितने अनुच्छेद है? तो 30 अनुच्छेद है। और यहीं से याद रखिए निकल कर क्या है कि 10 दिसंबर जो होगा वो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाएगा हर वर्ष, राइट। ये याद रखिएगा। चलिए आगे। संयुक्त, उसके बाद एक और बॉडी है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में जरा सा दो चार बातें जान लीजिए। देखिए, जब तक आप जानेंगे नहीं कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं तो फिर काम की चीज नहीं होगी, है ना। डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या काम करता है या इसका क्या है, आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंदर के अंतर सरकारी निकाय, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल, ये क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, जो विश्व भर में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने हेतु रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। बात समझ में आई? संयुक्त राष्ट्र के अंदर में, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल, जो वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने हेतु रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। उस बॉडी को क्या कह देते हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। पॉइंट नंबर 2 कि इसका गठन कब हुआ है? तो हाल ही में 2006 में हुआ है।
ठीक है। और 2006 में इसका गठन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र मानव महासभा द्वारा, यूएन जनरल असेंबली द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट, इसका पूर्ववर्ती संगठन कौन है, मतलब इसके पहले एक संगठन जो काम करता था उसी के बदले जगह पे आया है। वही हमने जो बताया कि मानव अधिकार आयोग, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1946 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था, ये 1946 में, और यही चला। और बाद में फिर 2006 में आकर के इसको बदल दिया गया, और अब नाम क्या दे दिया गया, तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, परिषद, कमीशन हटा दिया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा कब बना है, 2006 में, है ना। तो ये कब बना, 2006 में बनाया भाई, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको बनाया गया। यह एक, इसका पूर्ववर्ती संगठन कौन है, मतलब इसके पहले इसकी जगह कौन काम कर रहा था, मानवाधिकार आयोग। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय एक और बॉडी है संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, जिसको कह देते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर मतलब उच्चायुक्त, तो एक पद है। इसका जो कार्यालय है वही मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में काम करता है, यही उसका ऑफिस है। तो ये है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। और भी इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इसमें टोटल सदस्य कितने हैं, 47 सदस्य हैं, देख लीजिए। जैसे अफ्रीका से 13 देश, एशिया प्रशांत से 13 देश, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देश 8 हैं, पूर्वी यूरोपीय 6 हैं, और पश्चिमी यूरोपीय 7 हैं। कुल मिलाकर के यूरोप से भी 13 हैं, एशिया प्रशांत से भी 13 हैं, अफ्रीका से भी 13 हैं, और दोनों अमेरिका जो है वो मिलाकर के 8 है। और टोटल सदस्य राष्ट्र कितने हैं, तो किसकी हम बात कर रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, इसकी बात कर रहे हैं, जो 2006 में निकल करके आया है। इसके पहले 1946 का जो मानवाधिकार आयोग था वो इसके जगह काम करता था। कितने सदस्य राष्ट्र से बार, 47। और इन सदस्यों का टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष का। तो ये कुछ चीजें हुई जो वर्ल्ड लेवल पे मानव अधिकारों को लेकर के कुछ बॉडीज हैं, कुछ निकाय हैं, कुछ संगठन हैं जो काम कर रहा है। अब आइए मानव अधिकार का विकास, किस तरीके से मानव अधिकार में क्या कुछ हुआ, एक विकास क्रम, इवोल्यूशन। और यह टॉपिक आज के लिए मैं फर्स्ट पार्ट इसका खत्म करूंगा। सेकंड पार्ट में अब बातें होंगी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है ह्यूमन राइट्स। तो मानव अधिकार का विकास 1945 में सबसे पहला पॉइंट की यूएन चार्टर आया, हम लोग देख लिए, अभी आपके सामने चर्चा हो चुकी। दूसरी बात, यूएन चार्टर आया 1945 में। दूसरी बात, 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का गठन, समझ में आई मेरी बात, जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी आपसे। 1948 में यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, 10 दिसंबर 1948, 30 अनुच्छेद, अभी अभी आपसे चर्चा हुआ। यही सबसे क्वेश्चन पूछेगा। अब उसके बाद अगली बात आई है 1966 में, 1966 में क्या हुआ है, तो यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय संविदा आपको नजर आएगा, इंटरनेशनल कोवेनेंट। अभी हमने बताया ना कि जो अंतरराष्ट्रीय संविदा का अगर कोई भाग है तो वो भी ह्यूमन राइट है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कुल मिलाकर के यूं कहा जाए कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संविदा। हिंदी में अगर इसको लिख दूं तो क्या लिखाएगा, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर संविदा। ये पॉइंट, ये कब आया, 1966 में। इसको 16 दिसंबर 1946 नहीं, 66 कर लीजिएगा, 16 दिसंबर 1966 में इसको लाया गया, और 23 मार्च 1976, 10 साल के बाद इसको
इंप्लीमेंट किया गया। ये 1966। देखिए 1966 मानवाधिकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। पहली बात तो ये कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संविधान, और दूसरी बात देखिए क्या है, यहाँ देखिए इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, यानी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों हेतु अंतर्राष्ट्रीय संविदा है। समझ में आई मेरी बात? और ये दोनों ही 19 देखिए 66 में है। 16 दिसंबर 1966, लागू 3 जनवरी 1976। यानी चाहे वो, देखिए क्या है, चाहे वो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार हो, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हो, इन दोनों से संबंधित एक एक इंटरनेशनल कोवेनेंट, एक एक अंतर्राष्ट्रीय संविदा 1966 में आया है, देख सकते हैं। दोनों ही 16 दिसंबर 1966 को आया, किंतु लागू होने का जो टाइम है, एक 3 जनवरी, एक 23 मार्च। तो 19, और लेकिन ईयर सेम है, 1976 से दोनों ही लागू हुआ है। फिर आगे बढ़िए 1979 में क्या हो रहा है, देखिए द कोवेनेंट ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज अडॉप्टेड। यानी ये क्या है कि महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों भेदभावों पर संविदा या अभिसमय। तो 1979 एक बहुत अच्छा, मैंने एक ईयर याद रखिएगा, अगर कभी पूछ दे आपसे कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर संविदा, की समाप्ति पर संविदा कब आया, कब हुआ, तो याद रख लेना है क्या हुआ, 1979। 1986 में क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट, यानी कहा गया इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, जो भी मानव हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन विकास उनका अधिकार है। विकास के साथ समझौता नहीं हो सकता, उसका विकास चूंकि उसका अधिकार है, इसलिए गवर्नमेंट को हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि लोगों का विकास हो। यानी राइट टू डेवलपमेंट को लेकर के जो डिक्लेरेशन आया वो 86 में पूछा जा सकता है। 89 में क्या हुआ, तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बाल अधिकार पर, बाल अधिकारों पर संविदा या अभिसमय। ये कब आया, कौन से वर्ष में आया, तो 1989, याद रखिएगा। 1993 में क्या हुआ, द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन, मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जरा सा। 1993 डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। यही देखिए 1993 में कई सारी चीजें हो रही है। अच्छा, ये जो विश्व सम्मेलन हुआ है, ये मेरे ख्याल से ईरान में हुआ है, याद रखिएगा 1993 में। फिर 1993 में ही डिक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समाप्ति पर घोषणा पत्र आया। कब आया, इसके पहले देखिए आप क्या आया कि महिलाओं पर एक आया कि सभी प्रकार के जो भेदभाव हैं उन पर समाप्ति की बात कर दी गई, और वो कब किया गया, 79 में। जबकि 93 में क्या हुआ कि उन पर जो हिंसा होती है, उन हिंसाओं को एक तरीके से समाप्त की बात की जा रही है। 1993 में एक और बात, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर, ये जो उच्च आयुक्त के बारे में भी बात किया ना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त, इसके पद को स्थापित किया गया 1993। ये पद 1993 से ही है, उच्चायुक्त का जो पद है। करेक्ट, आपको ये बताना है, आप बताएंगे हमें कि जो ह्यूमन राइट हाई कमिश्नर है,
UNHRHC, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्च आयोग, उच्चायुक्त कौन है इस वक्त, ये आपको बताना है। आप गूगल करके मुझे बता सकते हैं। 2006 में, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया कि जो ह्यूमन राइट कमीशन था वो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है 1966 में। अच्छा, ये तो हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ महत्वपूर्ण विकास क्रम, विकास यात्रा रहा किसका, ह्यूमन राइट का। अब हम आपको क्लियर कर दें कि हमने ह्यूमन राइट का 2 पार्ट बनाया है। फर्स्ट पार्ट में आप जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हैं, इसके परिप्रेक्ष्य, उस पर चर्चा हुई। और अब सेकंड पार्ट में इसके भारतीय परिप्रेक्ष्य पर बातें होंगी। थोड़ा सा और एक सेक्शन, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इसको लेकर के काम होगा कि इसमें भी जो ये जो 30 आर्टिकल हैं, इसमें ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक जो घोषणा पत्र है, इस पर भी एक छोटा सा नोट्स लेकर के आपके सामने आऊंगा, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो, और तुरंत हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस टॉपिक को देखना शुरू करेंगे, और तब जाकर के ह्यूमन राइट का एक टॉपिक हमारा खत्म होगा। जो भी प्रश्न आए हैं अब तक वो भी कवर हो जाएगा, जो आएंगे वो भी कवर होगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा।